241वां क्वेश्चन है कि शेक्सपियरियन सोनेट हैज द फॉलोइंग राइम स्कीम। शेक्सपियर सोनेट की राइम स्कीम क्या है? तो शेक्सपियर सोनेट की राइम स्कीम ए बी सी डी ई एफ जी है। शेक्सपियरियन सोनेट का मीटर जो है, जो प्रीडोमिनेटेडली मीटर है, उसको आयम्बिक पेंटामीटर कहते हैं। और राइमिंग स्कीम प्रत्येक लाइन जो है 5 फीट यानी 10 सिलेबल से बनी होती है। और इसका राइमिंग स्कीम ए बी सी डी ई एफ जी है। 242वां क्वेश्चन कह रहा है कि इनको सीक्वेंस में अरेंज कीजिएगा। अरेंज द फॉलोइंग स्टेज इन ए सीक्वेंस इन विच ऑल शेक्सपियरियन ट्रेजेडीज आर स्ट्रक्चर यूज द कोड गिवन बिलो। मतलब कुछ ट्रेजेडी के स्ट्रक्चर दिए गए हैं, जैसे डिनाउनमेंट, कॉन्फ्लिक्ट, एक्सपोजिशन, क्लाइमैक्स। तो इनको जो है आप सही तरीके से यूज कीजिएगा, मतलब सीक्वेंस में यूज किए अगर डिनाउनमेंट DENOUEMENT डिनाउमेंट। दूसरा है कॉन्फ्लिक्ट CONFLICT कॉन्फ्लिक्ट। तीसरा है एक्सपोजिशन EXPOSITION एक्सपोजिशन। और चौथा है क्लाइमैक्स CLIMAX। तो सबसे पहले इसमें आएगा एक्सपोजिशन। शेक्सपियरियन ट्रेजेडी पारंपरिक रूप से फ्रेटैग पिरामिड ऑफ ड्रामेटिक स्ट्रक्चर, एक पिरामिड स्ट्रक्चर यूज करती हैं। ड्रामेटिक स्ट्रक्चर जो फ्रेटैग पिरामिड है, और इसमें 5 पार्ट होते हैं। FREYTAG फ्रेटैग्स जो पिरामिड होता है उसमें 5 भाग होते हैं। और फ्रेटैग्स एनालिसिस इज डिराइव्ड फ्रॉम अरस्तु के पोएटिक्स से आया है। ये फ्रेटैग्स जो एनालिसिस है फ्रेटैग्स का, यानी जो फ्रेटैग विद्वान थे उनके पिरामिड जो ड्रामेटिक स्ट्रक्चर का जो एनालिसिस था वो पोएटिक्स पे था अरस्तु के। और इसमें 3 पार्ट प्लाट के स्ट्रक्चर होते हैं। सबसे पहले 5 पार्ट ये है, एक्सपोजिशन पहले आएगा, फिर राइजिंग आएगी, फिर एक्शन आएगा, यानी राइजिंग एक्शन का मतलब होता है कॉन्फ्लिक्ट आएगा, एक्सपोजिशन राइजिंग एक्शन या कॉन्फ्लिक्ट, फिर क्लाइमैक्स आएगा, फिर फॉलिंग एक्शन आएगा, और लास्ट में सबसे आएगा डिनाउंसमेंट DENOUNCEMENT डिनाउंसमेंट। और इसलिए इनका सही ऑप्शन है ए। सबसे पहले आएगा एक्सपोजिशन, राइजिंग एक्शन यानी कॉन्फ्लिक्ट, तीसरा आएगा क्लाइमैक्स, चौथा आएगा फॉलिंग एक्शन, और पांचवा आएगा डिनाउंसमेंट DENOUNCEMENT डिनाउंसमेंट। 243वां क्वेश्चन कह रहा है कर्टल सोनेट CURTAL कर्टल सोनेट किसके द्वारा कॉइन किया गया? कर्टल सोनेट जो है कॉइंड किया गया। कर्टल सोनेट 11 लाइन का सोनेट है, लेकिन रेदर देन द फर्स्ट 11 लाइन्स ऑफ ए स्टैंडर्ड सोनेट है। पहली जो 11 लाइनें होती हैं स्टैंडर्ड सोनेट से ज़्यादा नहीं होती हैं, लेकिन 11 लाइन का सोनेट है। और ये प्रिसीजली 3 या 4 ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ए पेट्रार्कन सोनेट। पेट्रार्कन सोनेट के ये संरचना से 3 या 4 प्रेसली रूप से मिले होते हैं। ऑक्टेव बिकमिंग ए सेस्टेट एंड सेस्टेट ए क्वार्टरेन। ऑक्टेव सेस्टेट बन जाता है और सेस्टेट जो है क्वार्टरेन बन जाता है एडिशनल टेल लाइन के साथ में। और इस टर्म को कॉइंड जो किया गया था वो किया गया था जीरार्ड मैनले हॉपिंग्स के अंदर। जीरार्ड GERARD जीरार्ड मैनले MANLEY मैनले हॉपकिंस के द्वारा। जीरार्ड मैनले हॉपकिंस के द्वारा कॉइंड किया गया था। 244वां कह रहा है कि ऑब्जेक्टिव कॉरलेटिव अपने निबंधों में इलियट ने यूज किया है। किस निबंध में यूज किया है ऑब्जेक्टिव कॉरलेटिव? TS इलियट ने। तो जो इनका निबंध ऑब्जेक्टिव कॉरलेटिव है
वो उन्होंने हैमलेट में यूज किया है। ऑब्जेक्टिव कैरलेटिव एक टर्म है जो एक प्रतीकात्मक आर्टिकल है जो ये दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है ऑब्जेक्टिव कॉरलेटिव इनएक्सप्लिकेबल फीलिंग लाइक इमोशन, जैसे भाव जैसे शब्दों का इनएक्सप्लिकेबल फीलिंग्स यूज करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह टर्म इलियट के द्वारा ज़्यादा पॉपुलराइज किया गया और इनका जो एसे था हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स, टी.एस. इलियट ने एक एसे लिखा था हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम्स। ये टर्म सबसे पहले यूज किया गया वाशिंगटन एलिस्टन के द्वारा 1840 में। मतलब इसको पॉपुलराइज किया है ऑब्जेक्टिव कॉरलेटिव को टी.एस. इलियट ने, लेकिन पहली बार यूज किया गया है वाशिंगटन एलिस्टन ने, WASHINGTON, वाशिंगटन एलिस्टन, ALLSTON एलिस्टन, वाशिंगटन एलिस्टन ने। अच्छा, कविता में ए लाइन में आइदर बी एंड स्टॉप्ड और 245वीं है जो एक पोएम है उसकी कविता में ए लाइन में आइदर बी एंड स्टॉप्ड और, तो मतलब कविता में एक लाइन या तो हो सकती है अंतिम लाइन स्टॉप्ड रुक सकती है या रन ऑन। देखिए कविता में ए लाइन कैन बी एंड स्टॉप्ड या रन ऑन होती है, या तो एंड स्टॉप्ड होती है या रन ऑन होती है। एंड स्टॉप्ड लाइन इज ए लाइन, एंड स्टॉप जो लाइन होती है वो काव्य में जो अंत करती है विद पंक्चुएशन के साथ में, मतलब कोई चिन्ह के साथ में, या शो दी कंप्लीशन ऑफ ए फ्रेज और सेंटेंस, या तो कोई कंप्लीशन दिखाती है फ्रेज या सेंटेंस का। रन ऑन लाइन पोट्री इज ए रनिंग ऑन ऑफ ए थॉट। रन ऑन लाइन जो होती है कविता में वो एक रनिंग ऑन होती है विचारों का, फ्रॉम वन लाइन टू अनदर विदाउट फाइनल पंक्चुएशन, बिना कोई फाइनल पंक्चुएशन के विचारों का जो एक दूसरे से रनिंग ऑन होता है। तो लाइन में आइदर बी एंड स्टॉप्ड और रन ऑन। अगला है क्वेश्चन 246वां, एन एपिलॉग्यू। एपिलॉग्यू क्या है? तो एपिलॉग्यू एक सफिक्स है टू ए टेक्स्ट विच इट सम्स अप और एक्सटेंड्स। एन एपिलॉग्यू एक सफिक्स्ड है टू ए टेक्स्ट विच इट सम्स अप और एक्सटेंड्स एट द एंड ऑफ ए वर्क। प्रोलोगिव इज इन द बिगिनिंग ऑफ ए वर्क और प्रीफिक्स टू ए टेक्स्ट। देखिए एपिलॉग्यू एक सफिक्स है टेक्स्ट का जो कार्य के अंत को सम अप करता है, और प्रोलोगिव जो है वो एक बिगिनिंग, किसी कार्य की किसी रचना का बिगिनिंग होता है। प्रीफिक्स टू ए टेक्स्ट, किसी टेक्स्ट का प्रीफिक्स होता है, और ये एपिलॉग्यू सफिक्स होता है किसी टेक्स्ट का, या ये समझ लो किसी भी कार्य का एंडिंग होता है एपिलॉग्यू। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, सफिक्स टू ए टेक्स्ट विच इट सम्स अप और एक्सटेंड्स। सफिक्स होता है किसी टेक्स्ट का जो सम अप करता है, एक्सटेंड करता है। 247वां क्वेश्चन है, अरस्तु के पोएटिक्स में हम पढ़ते हैं कि ये एक इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज कंप्लीट। मैं पोएटिक्स में पढ़ता हूँ अरस्तु के कि ये जो है वो इमिटेशन है एक्शन का, और कंप्लीट है, संपूर्ण है, और निश्चित मैग्नीट्यूड है, हैविंग बिगिनिंग ए मिडिल एंड एन एंड। व्हाट इज इट? तो इसमें जो है क्या है, ये किसके बारे में बात कही गई है? तो अरस्तु के पोएटिक्स में हम ट्रेजेडी के बारे में पढ़ते हैं कि ये एक इमिटेशन है ऑफ एन एक्शन दैट इज कंप्लीट, जो कंप्लीट है और संपूर्ण है, और सर्टेन मैग्नीट्यूड के साथ में, और इसमें हैविंग ए बिगिनिंग ए मिडिल एंड एन एंड। इसमें जो है शुरुआत होती है, मध्य होता है और एक अंत होता है। व्हाट इज इट? इट क्या है? इट जो है ट्रेजेडी है। In poetics, Aristotle has defined tragedy as the imitation of an action that is complete and whole and of a certain magnitude, having a beginning, a middle and an end. 248वां है, व्हाट इज मॉक हीरोइक पोएम। मॉक हीरोइक पोएम क्या है? मॉक हीरोइक पोएम क्या है? तो ए मॉक हीरोइक पोएम या मॉक इपिक पोएम यूजेज ए हीरोइक स्टाइल
जो एक मॉक एपिक पोएम होती है वो एक हीरोइक स्टाइल प्रयोग करती है किसको? डिराइड एयर्स एंड अफेक्टेशंस। ए मॉक एपिक पोएम जो है जो एक हीरोइक स्टाइल प्रयोग करती है डिराइड एयर्स एंड अफेक्टेशंस, डिराइड एयर्स एंड अफेक्टेशंस। मॉक हीरोइक आल्सो मॉक एपिक भी कहा जाता है, इसीलिए कहते हैं ये जो मॉक एपिक पोएम जो है वो हीरोइक स्टाइल प्रयोग करती है डिराइड एयर्स एंड अफेक्टेशंस that adapts the elevated heroic style of the classical epic poem to trivial subject. Heroic style of the classical epic poem to trivial subject. He uses a heroic style to deride airs and affectation. ये मॉक एपिक पोएम जो है ये प्रयोग करती है हीरोइक स्टाइल किसके लिए? डिराइड एयर्स और अफेक्टेशन को। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है। अच्छा, ड्रामा में एन एसाइड इज एड्रेस एन एसाइड जो है किसको एड्रेस किया गया है? तो ड्रामा में एन एसाइड जो है एसाइड जो है एड्रेस किया गया है टू एन ऑडियंस बाय एन एक्टर, मतलब एक्टर के द्वारा जो श्रोता होते हैं उनको एड्रेस किया जाता है साइड में। और जो शब्द होते हैं बोले जाते हैं नॉट मीन टू बी हियर्ड, ऐसे बोले जाते हैं कि जैसे कोई सुन ही नहीं रहा है। साइड जो होता है ASID साइड में ऐसा होता है कि ऑडियंस को कुछ एक्टर बोलता है और शब्द ऐसे बोले जाते हैं जैसे कोई सुन ही नहीं रहा है, अदर एक्टर ऑन द स्टेज, दूसरा एक्टर स्टेज पर। तो इसे ही एड्रेस साइड कहते हैं। अच्छा, 250वां क्वेश्चन है कि कौन सा स्टेटमेंट्स डीकॉन्स्ट्रक्शन का सबसे बेस्ट डिस्क्राइब्स है? देखिए, जो टर्म डीकॉन्स्ट्रक्शन है उसमें ये ढूंढा जाता है एक्सपोज करने के लिए प्रॉब्लमेटिक नेचर ऑफ इंटर्ड डिस्कोर्सेस, मतलब उसको एक्सपोज किया जा सके जो समस्यात्मक प्रकृति है सेंटर्ड डिस्कोर्सेस, जो मध्य डिस्कोर्सेस का समस्यात्मक प्रकृति है उसको एक्सपोज किया जा सके। तो यही तो डिस्कनेक्स्ट्रक्शन है और इसमें पहले ही सही है। इट सीक्स टू एक्सपोज द प्रॉब्लमैटिक नेचर ऑफ सेंटर्ड डिस्कोर्सेस, प्रॉब्लमैटिक नेचर ऑफ सेंटर्ड डिस्कोर्सेस। 291 है लेक्सिस किसको, लेक्सिस क्या है? LEXIS लेक्सिस जो है ये सभी शब्दों को, सभी ऑल वर्ड फॉर्म को अर्थ है। लेक्सिस का मतलब है सभी शब्द रूप जो मीनिंग और ग्रामेटिकल फंक्शन के साथ में होते हैं। ऐसे शब्द ऑल वर्ड फॉर्म सभी शब्द के रूप जो मीनिंग और ग्रामेटिकल फंक्शन के साथ में होते हैं लेक्सिस कहलाते हैं। लेक्सिस मीन्स ऑल वर्ड फॉर्म्स हैविंग मीनिंग और ग्रामेटिकल फंक्शंस। 292 है, एक लाइन आई है, लिखा है सी वाज ए वर्दी वुमेन एल आयर लाइव LYVE लाइव हाउस बाउंडेस एट चर्च डोर सी हैड 5 आर एन एग्जाम्पल। ये लाइनें किसकी हैं? सी वाज ए वर्दी वुमेन ऑल हेयर लाइव हाउस बॉन्ड्स एट चर्च डोर सी हैड 5। तो ये लाइनें हैं हीरोइक कपलेट की। हीरोइक कपलेट इज ए ट्रेडिशनल फॉर्म फॉर इंग्लिश पोट्री। हीरोइक कपलेट एक पारंपरिक रूप है अंग्रेजी काव्य का जो कॉमनली रूप से प्रयोग किया जाता है एपिक में या कोई नैरेटिव पोएम में, और जिसमें राइमिंग पेयर रहता है, लाइंस का जोड़ा रहता है इन आइम्बिक पेंटामीटर में, जिसमें लाइन का जोड़ा रहता है आइम्बिक पेंटामीटर में। तो सी वाज ए वर्दी वुमेन ऑल हेयर लाइव हाउस बॉन्ड्स एट चर्च डोर सी हैड 5 लाइव 5। तो ये जो है क्या है? हीरोइक कपलेट है। 253 है, इन जो राइटर हम लिख रहे हैं उनमें कौन सा
राइटर यूनिवर्सिटी से बिलोंग नहीं करता है। तो ये थॉमस कीट जो हैं ये बिलोंग नहीं करते हैं। जॉन लिली बिलोंग करते हैं, जॉर्ज पीले ये भी बिलोंग करते हैं, थॉमस नैस ये भी बिलोंग करते हैं। देखिए यूनिवर्सिटी विट्स जो है एक फ्रेज है जो उन कवियों के ग्रुप के लिए यूज किया गया था जो उत्तरार्ध 16वीं शताब्दी में यानी लेट 16th सेंचुरी में अंग्रेजी नाटककार थे और जो शिक्षित किए गए थे या तो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में या कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में, और वो प्रसिद्ध लेखक भी बन गए। और इन विट्स में, इन विद्वानों के बीच में मार्लोवे आते हैं, रॉबर्ट ग्रीन आते हैं और नैसे आते हैं कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से। मार्लोवे, क्रिस्टोफर मार्लोवे, रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस नैस, तो ये लोग जो आते हैं ये कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से आते हैं। लिली, लॉज और पीले, लिली, लॉज, पीले ये ऑक्सफोर्ड विद्यालय से आते हैं। जबकि थॉमस कीट जो नाम आया है वो ना तो ऑक्सफोर्ड विद्यालय से ऑक्सफोर्ड विद्यालय से आते हैं और ना ही कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से आते हैं, जिससे मार्लोवे, ग्रीन और नेस कैम्ब्रिज और लिली, लॉज, पीले ऑक्सफोर्ड। तो इसमें सही है, थॉमस कीट जो है यूनिवर्सिटी विट्स नहीं है। अच्छा, एक कर्टल सोनेट में क्या होता है? देखिए, कर्टल सोनेट में 11 लाइन होती है। कर्टल सोनेट में 11 लाइन होती है। ये रूप जो है आविष्कार किया गया था जिरार्ड मैनले हॉपकिंस के द्वारा, GERARD, जिरार्ड मैनले हॉपकिंस के द्वारा। और ये प्रयोग किया गया था उनकी 3 कविताओं में, हिज पोएम्स ऑफ थ्री में प्रयोग किया गया उनकी कविताओं में ये कर्टल सोनेट। ये 11 लाइन का होता है और अधिक भी हो सकता है, एक्यूरेटली शुद्ध रूप से 10 लाइन का भी हो सकता है, लेकिन होता 11 का है। बट पहले तो 11 लाइनें तो स्टैंडर्ड रूप से आनी ही है, बाद में फिर चाहे 3-4 ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ पेट्रार्कन सोनेट सिंग पर्सनली, बाद में भले ही 10 हो जाए, लेकिन 11 लाइन का ये होता है। टर्म ईगोटिस्टिकल सबलाइम किसके द्वारा कॉइंड किया गया? EGOTISTICAL, ईगोटिस्टिकल सबलाइम किसके द्वारा कॉइंड किया गया? तो ईगोटिस्टिकल सबलाइम जो है ये कॉइंड किया गया जॉन कीट्स के द्वारा। द फ्रेज वाज फर्स्ट यूज्ड बाय कीट्स इन ए लेटर। जॉन कीट्स के द्वारा ये पहली बार ईगोटिस्टिकल सबलाइम जो है ये यूज किया गया था लेटर में, जो उन्होंने रिचर्ड वुड हाउस को लिखा था। रिचर्ड वुड हाउस, RICHARD, रिचर्ड वुड हाउस, WOODHOUSE, रिचर्ड वुड हाउस को लिखा था 27 अक्टूबर 1818 को, ये कहते हुए कि कवि जो है हैज नो सेल्फ, द पोएट हैज नो सेल्फ। तो ये ईगोटिस्टिकल सबलाइम है। रिचर्ड वुड हाउस को पत्र लिखते हुए 27 अक्टूबर 1818 को कीट्स ने अपने उसमें फ्रेज में लिखा था, पहली बार यूज किया था, ये कहते हुए द पोएट हैज नो सेल्फ। अगला है, कहाँ पर सर थॉमस याट ने अडॉप्ट किया पेट्रॉर्क और पेट्रोरिनिज्म इंग्लिश साउंड्स एंड मीटर में, और सूरे ने उसी कविता को लुक बैक बिहाइंड पेट्रॉर्क टू दी, कैसे पेट्रॉर्क से पीछे मुड़कर देखा। तो लैटिन वर्स, तो कहाँ? लैटिन वर्स से। देखिए, याट और सूरे जाने जाते हैं फादर ऑफ द इंग्लिश सोनेट। देयर एक्सीलेंट ट्रांसलेशन ऑफ पेट्रॉर्क सोनेट, पेट्रॉर्क सोनेट का अपने सबसे बेस्ट ट्रांसलेशन के द्वारा याट साहब ने अडेप्ट किया पेट्रॉर्क स्टाइल को या इटालियन मॉडल को इनटू इंग्लिश में, और सूरे ने उसमें राइमिंग मीटर अपना दिया। याट साहब लाए और सूरे साहब ने उसमें अपना राइमिंग मीटर दिया और 14 लाइन में डिवाइस किया। 14 लाइनों को किस में डिवाइड किया? 3 क्वार्टेन में, यानी 4-4 लाइन के, और एक कपलेट में 2 लाइन का। तो इस प्रकार से डिफरेंट हो गए पेट्रॉर्कन ऑक्टेव से। ऑक्टेव में 8 लाइन थी, पेट्रॉर्कन सोनेट में 6 सेस्टेट थे, लेकिन उन्होंने ऑक्टेव और सेस्टेट से अलग होकर 4 क्वार्टेन दिए
सूरे साहब ने, और एक कपलेट दे दिया। सूरेज कहे जाते हैं ट्रांसलेटिंग लैटिन वर्स इनटू इंग्लिश। सूर्य को इसलिए भी याद किया जाता है कि ये इंग्लिश में लैटिन कविताओं के ट्रांसलेटर थे, ट्रांसलेटिंग लैटिन वर्स इनटू इंग्लिश। तो ऑप्शन डी सही है, लैटिन वर्स। 297 है, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म किसके द्वारा कॉइंड किया गया? तो प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म जो है वो I.A. रिचर्ड्स के द्वारा, I.A. रिचर्ड्स के द्वारा कॉइंड किया गया। जो प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म है उसकी उत्पत्ति की गई I.A. रिचर्ड्स के द्वारा, जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया कैम्ब्रिज लिटरेचर स्टूडेंट्स के लिए। एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया कैम्ब्रिज विश्व साहित्यिक विद्यार्थियों पर I.A. रिचर्ड्स के द्वारा। रिजल्ट्स ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स, उनके प्रयोगों का रिजल्ट ये हुआ, उनके प्रयोगों का रिजल्ट लिखा गया इन दी एप्रोप्रिएटली टाइटल्ड प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। ये एक एप्रोप्रिएटली टाइटल है जो कहा गया प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। और ए स्टडी ऑफ लिटरेरी जजमेंट एक किताब है, टाइटल दिया उन्होंने प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म ए स्टडी ऑफ लिटरेरी जजमेंट 1929 में। I.A. रिचर्ड्स जो थे उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स पे इसका एक्सपेरिमेंट किया और अपने एक्सपेरिमेंटों के प्रयोग को उन्होंने एक बहुत अच्छी तरीके से किताब लिखी जिसको उन्होंने टाइटल दिया प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म ए स्टडी ऑफ लिटरेरी जजमेंट 1929 में, जो एक प्रकार का हैंडबुक था डिसिप्लिन ऑफ लिटरेरी स्टडीज। जो साहित्यिक अध्ययन करता थे उनके लिए एक अनुशासन जैसा था, एक किताब थी कि इसमें क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए। और ये एक एनॉर्मस इन्फ्लुएंस और बहुत इसका प्रभाव भी था। ऐसा नहीं है इन्होंने 1929 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय या कैम्ब्रिज साहित्यिक स्टूडेंट्स पर एक्सपेरिमेंट करके ये किताब लिख दिया प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म में स्टडी ऑफ लिटरेरी जजमेंट 1929 में। इसका प्रभाव भी था। और ये जो I.A. रिचर्ड्स थे ये अंग्रेजी एजुकेटर थे, लिटरेरी क्रिटिक थे, और ये जितने भी थे इन्होंने बहुत सारा नए क्रिटिसिज्म में स्थापना करने के लिए इसका बड़ा योगदान है। उन्होंने ये किताब लिखी प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, जिसमें उन्होंने ये जो प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म है इसको जो है कॉइंड किया है। 298वां कहता है स्पेंसियर स्टेंजा क्या होता है? तो स्पेंसियर स्टेंजा 8 लाइनों का आइम्बिक पेंटामीटर होता है। आइम्बिक पेंटामीटर यानी 5 फीट जिसमें हो 10 सिलेबल हो, 5 फीट हो, 5 फीट हो और 10 सिलेबल्स हो, और अंतिम जो हो वो एलेक्ट्राइन हो यानी आइम्बिक हेक्सामीटर हो। अंतिम जो हो एलेक्ट्राइन हो यानी आइम्बिक हेक्सामीटर हो। हेक्सामीटर मतलब जिसमें 6 फीट हो। देखो 9 लाइनों का होता है स्पेंसियर स्टेंजा, 8 लाइनें आइम्बिक पेंटामीटर की होंगी, जो अंतिम लाइन होगी वो एलेक्ट्राइंड आइम्बिक हेक्सामीटर एलेक्ट्राइन होगी, ALEXANDRIN एलेक्ट्राइन होगी, जिसको आइम्बिक हेक्सामीटर भी कहते हैं या कह लेते हैं, जिसमें 6 फीट होते हैं। और इस प्रकार से राइमिंग स्कीम होगी स्पेंसियर की AB AB BC BCC AB AB BC BC C। 267वां कहता है होमोनिम्स शब्द जो है क्या है? देखिए होमोनिज्म शब्द वो शब्द होते हैं जो स्पेलिंग उनकी भिन्न हो, सिमिलर होती है। 2 होमो शब्द ऐसे जो स्पेलिंग रूप से भिन्न हो, समान हो, और डिफरेंट अगर हो तो मीनिंग डिफरेंट हो। जैसे बैट बार्क, बैट बार्क BAT बैट और बार्क BARK बार्क। तो वर्ड्स स्पेलिंग तो भिन्न समान है लेकिन मीनिंग जो है अलग है। आर स्पेल्ड सिमिलरिटी बट हैव डिफरेंट मीनिंग्स। स्पेलिंग भिन्न हो लेकिन मीनिंग स्पेलिंग एक समान हो और मीनिंग भिन्न हो, इसी को होमोनिज्म कहते हैं। और 260वां और आज का अंतिम मिस्ट्री और मेडिकल प्लेज अंग्रेजी में
किस पर आधारित हैं? तो मिस्ट्री और मिरेकल प्लेज जो हैं बाइबिकल स्टोरीज पर आधारित हैं। मिस्ट्री और मिरेकल प्लेज जो है इंग्लिश में बाइबिलिकल स्टोरीज पर आधारित हैं। और ये मिस्ट्री और मिरेकल प्लेज 13वीं से 16वीं शताब्दी के मध्य में बहुत ही पॉपुलर हुए इंग्लैंड में, और वो परफॉर्म किए गए यॉर्क चेस्टर के द्वारा, वेकफील्ड के द्वारा, कन्वेंट्री साइकिल्स के द्वारा। ये परफॉर्म किसके द्वारा किए गए? यॉर्क के द्वारा, YORK यॉर्क, चेस्टर के द्वारा, वेकफील्ड के द्वारा और कॉन्वेंट्री साइकिल्स के द्वारा। ये लेखक के नाम है ना, दे आर परफॉर्म, यॉर्क YORK, चेस्टर CHESTR चेस्टर, वेकफील्ड और कॉन्वेंट्री साइकिल्स के द्वारा। तो इस तरीके से ये 260 क्वेश्चन हुए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हियरिंग माय वीडियोज।